नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.4 के बाकी बचे सवाल। तो बच्चों हमने 5 तक पहले के वीडियो में पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे 6वें सवाल से। तो देखिए यहाँ पे महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक आयताकार भूखंड है यानी जमीन का टुकड़ा है जो किसके लिए सुरक्षित है? विद्यालय बनाने के लिए। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में यानी चारों तरफ बाढ़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आयताकार भूखंड है। भूखंड कैसा है? आयताकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है अपन को, और दे रखा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर यानी 1 मीटर के 100 रुपये की दर से उस पर व्यय किया जाता है 75,000 रुपये। कितने रुपए व्यय किया जा रहा है? 75,000 रुपये। तो अपन को उसकी माप ज्ञात करनी है। माप का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो ज्ञात करना होता है उसी को क्या मान लेते हैं अपन? x मान लेते हैं। तो यह अनुपात दे रखा है और अनुपात वाले सवालों में हम अनुपात के हिसाब से मानते हैं। तो यहाँ पे लंबाई पहले आ रहा है तो लंबाई का अनुपात 11 होगा, चौड़ाई बाद में आ रहा है तो चौड़ाई का अनुपात 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगी 11x व चौड़ाई 4x है। तो अपन ने अनुपात के हिसाब से मान लिया लंबाई को तो 11x और चौड़ाई को 4x। अब भूखंड के चारों ओर अगर बाढ़ लगा रहा है, जैसे मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है और इसके चारों तरफ की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। चारों तरफ की दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप। तो अपन को लंबाई और चौड़ाई दे रखी है यानी मान लिया अपन ने, तो परिमाप निकाल सकते हैं अपन। तो इसकी चारों तरफ की दूरी निकालेंगे तो देखिए आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे अपन का परिमाप। और हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लंबाई है 11x प्लस चौड़ाई है 4x। तो यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो 11 और 4 हो जाएगा 15 और 15 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 × 15x यानी कि 30x आ जाएगा। परिमाप कितना आ गया? 30x। अब देखो वे की कितना किया जा रहा है? बाढ़ करवाने में व्यय राशि दे रखी है 75,000 रुपये। ठीक है, बाढ़ कराने में व्यय राशि दे रखी है 75,000 रुपये। और अपने हिसाब से अगर अपन निकालें तो बच्चों ऐसे सवालों में क्या होता है कि अपने हिसाब से और जो सवाल में दे रखा है उसके हिसाब से बराबर रख के उसको समीकरण बना दिया जाता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो परिमाप आ रहा था वो 30x है और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च कर रहे हैं। तो जो इसकी लंबाई टोटल लंबाई आई 30x, इसको अगर अपन 100 रुपये से गुणा कर देंगे तो ये कुल व्यय आ जाएगा। दूरी इंटू रुपये ये आ जाएगा कुल व्यय। और सवाल के हिसाब से कुल व्यय क्या दे रखा है? 75,000। तो अपन बराबर रख देंगे इनको। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 मीटर बाढ़ करवाने का व्यय ये दे रखा है सवाल में 100 रुपये। अब देखिए प्रश्नानुसार लगाएंगे। अपने हिसाब से तो पैसे बनेंगे 30x × 100। ठीक है, ये हो गई चारों तरफ की दूरी और ये हो गया खर्च।
तो 30x इंटू 100 को अपन रख सकते हैं 75,000 के बराबर, क्योंकि टोटल खर्च कितना आ रहा है 75,000 रुपये। तो यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे, 30 को अगर 100 से इंटू करेंगे तो 3000 x आ जाएगा बराबर 75,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ 3000 गुणा में, तो 3000 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75,000 बटे 3000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 से एक बार, 3 से 75 को काटेंगे तो 7 में जा रहा है 2 बार, 1 बच्चा, 15 में जा रहा है 5 बार, 70 बार कट जाएगा। x का मान आ जाएगा बच्चों 25। भूखंड की माप का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी, भूखंड की लंबाई अपन ने मानी थी 11x, तो 11 को 25 से इंटू कर देंगे। 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 एकम 25 और 2 27 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देख लो मीटर दे रखा है तो मीटर ही आएगा। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई अपन ने 4x मानी थी तो 4 इंटू 25 यानी कि 25 चौक 100 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों भूखंड की लंबाई आ गई 275 और चौड़ाई आ गई 100। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए 7। तो बच्चों अब 7वां सवाल देखिए। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। तो बच्चों हसन 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है ड्रेस बनवाने के लिए, एक कमीज का और एक पतलून का। ठीक है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव तो है 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। अब आगे देखिए, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी उसको यदि एक कमीज बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, यानी ये एक तरह से अनुपात हो गया उन कपड़ों का, 3:2 में वो कपड़ा चाहिए एक ड्रेस बनाने के लिए। अब आगे देखिए, वो इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,400 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? अपन को यहाँ दोनों प्रकार के कपड़ों की मात्रा नहीं दे रखी तो अपन को मानना पड़ेगा। अब अपन मानेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि वो कमीज के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा। अब वो फिक्स खरीदेगा, ये भाई 50 कमीज लेनी है तो 50 ही क्या लेगा? पतलून लेगा। तो 3 मीटर कपड़े का अनुपात हो जाएगा कमीज वाले का और 2 अनुपात हो जाएगा पतलून वाले का। तो इसको इस अनुपात के हिसाब से मानेंगे, कुल कपड़ा मानेंगे भाई। कमीज का कपड़ा 3x और वैसे पतलून का कपड़े का अनुपात 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोल्व करेंगे इसको। माना कि कमीज का कुल कपड़ा, कमीज का कुल कपड़ा 3x मीटर व पतलून का कुल कपड़ा 2x मीटर है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया, दोनों प्रकार के कपड़े को अपन ने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 12 और 10% लाभ पर बेच रहा है, दोनों को अलग अलग परसेंट का लाभ पर बेचना चाह रहा है या बेच रहा है, तो उसको 36,400 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब बेचने को अपन क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने खरीदा कितने का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर उससे अपन ये लाभ जोड़ के अपने हिसाब से विक्रय मूल्य निकालेंगे और अपने हिसाब से जैसे दोनों कपड़ों का विक्रय मूल्य आ जाएगा उसको कुल विक्रय मूल्य जो दे रखा है 36,400 उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन जब कपड़े की मात्रा दे रखी है तो कपड़े का मूल्य निकाल सकते हैं अपन, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से आ रहा है वो। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे कमीज का क्रय मूल्य। तो बच्चों कमीज का क्रय मूल्य हो जाएगा मात्रा इंटू मूल्य। मात्रा है 3x और मूल्य है 50 रुपये प्रति मीटर, यानी 5 × 15 150 x आ जाएगा। कितना आ गया? 150 x। इसी तरह पतलून का क्रय मूल्य हो जाएगा 2x। मात्रा कितनी है? 2x और भाव है 90, तो 90 से गुणा कर देंगे 2x को, तो 9 दूना 18 180 x आ जाएगा। ठीक है, तो कमीज का क्रय मूल्य तो आ गया 150 x और पतलून का क्रय मूल्य आ गया 180 x। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः कमीज पर तो हो रहा है 12% लाभ, क्योंकि कमीज का नाम पहले है तो कमीज का जो लाभ होगा वो पहला होगा, क्रमशः लगा हुआ है यहाँ पे, और ये 10% बाद वाले का यानी पतलून का। तो अगर मैं कमीज का विक्रय मूल्य निकालूं तो क्रय मूल्य में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? लाभ। तो अपन लाभ निकालने के लिए कमीज का क्रय मूल्य 150 x से इसका क्या निकालेंगे? 12% निकालेंगे। तो 150 x का 12% हटाते नीचे क्या लग जाता है? 100, और टोटल कितना है? 150 x। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से 2 3 बार, और ये 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, यानी कि 6 × 18 x। ये लाभ आ गया किस पर? कमीज पर। और कमीज पर जैसे लाभ आ गया अपन इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीज का विक्रय मूल्य। तो बच्चों कमीज का विक्रय मूल्य हो जाएगा 150, तो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 8 और 0 8, 5 और 1 6 और 1 का 1, यानी 168 x। ठीक है, अब इसी तरह पतलून का क्रय मूल्य 180 है, इस पे लाभ हो रहा है 10%, तो 180 का 10% निकालेंगे तो 180 x का 10% यानी कि 10/100 इंटू 180 x। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा 18 x। अब इसका भी विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन, पतलून का भी। तो पतलून का तो बच्चों पतलून का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य 180 है और लाभ भी उतना ही हो रहा है 180 x प्लस 18 x। तो 8 के 8 आ जाएंगे, 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी कि 198 x। अब थोड़ा एक बार और ध्यान से समझ लो, ये क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य निकालना था अपन को, क्योंकि यहाँ पे अपन को दोनों का टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ जोड़ देंगे उसमें। विक्रय मूल्य में लाभ और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रश्नानुसार लगाएंगे। तो बच्चों कुल विक्रय मूल्य को अपन बराबर रख सकते हैं अपने हिसाब से। विक्रय मूल्य हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, और सवाल के हिसाब से कुल विक्रय मूल्य दे रखा है 36,400। तो 168x प्लस 198x बराबर 36,400। हम इनको जोड़ेंगे, 8 और 16 का 6 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 366x, और इधर आ जाएगा 36,400। ये गुणा में उधर जाते भाग में होगा, यानी x बराबर आ जाएगा 36,400 बटे 366। एक बार कट रहा है, ये भी एक बार कट जाएगा, यानी यहाँ 366 आ रहा है, तो 366 से 366 एक बार, 2 जीरो ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी x का मान आ गया अपने पास 100। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 100। तो अपन को किसका मूल्य किसकी मात्रा निकालनी है, पतलून के
कपड़े की मात्रा, यानी उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा पतलून के लिए। तो अपन ने पतलून के कपड़े को 2x माना था, तो x की जगह 100 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पतलून का कुल कपड़ा 2 इंटू एक्स की, x का मान 100 आ गया तो 100 रख देंगे, यानी कि 200 मीटर आंसर। देखिए भाव अगर मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो भी कहीं में आएगा, मीटर में। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, तो बच्चों 8वां सवाल देखिए। अब हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरणों का एक झुंड है जिसका आधा भाग तो क्या कर रहा है, मैदान में चर रहा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। अब आधा अगर चल रहा है तो फिर शेष क्या बचा, आधा बचा। उस आधे का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे हिरण। 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। अब उन दोनों स्थितियों के बाद जो शेष बचे हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है भाई, टोटल हिरण कितने हैं झुंड के अंदर। तो हिरण 3 गतिविधियां कर रहे हैं। आधे हिरण तो चर रहे हैं मैदान में, आधे का 3/4 खेलकूद कर रहे हैं पड़ोस में, और बाकी बचे 9 हिरण क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो कुल हिरणों की संख्या निकालनी है तो अपन कुल को ही मानेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे माना कि झुंड में हिरणों की संख्या x है। माना कि झुंड में हिरणों की संख्या अपन ने क्या मान ली, x मान ली। अब आधा तो क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। मैदान में चढ़ने वाले हिरणों की संख्या हो जाएगी इसकी आधी, और आधा करने के लिए अपन 2 का भाग दे देते हैं तो आधा हो जाएगा ये, ठीक है। टोटल x है, x का आधा हो जाएगा x/2। शेष का 3/4, तो शेष निकालेंगे अब। तो यहां लिखेंगे शेष बचे हिरण। तो शेष बचे हिरण हो जाएगा, टोटल में से अपन आधा कम कर देंगे x/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, 2x माइनस x करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x/2, यानी शेष बचे हिरण क्या हो जाएंगे बच्चों, x/2। अब ये शेष बचे हिरणों के 3/4 क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 3/4 का मतलब होता है 3/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1/3 का मतलब होता है 1/3। आगे एक आ रहा है और पीछे तिहाई आ रहा है यानी 3, आगे एक आ रहा है यानी पीछे चौथाई आ रहा है तो 4, और यहाँ बोल रहा है 3/4 यानी 3 ऊपर और 4 नीचे। तो बच्चों शेष का 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या। शेष अपने बचा था x/2, x/2 का 3/4 निकालेंगे यानी x/2, 3/4 इंटू x/2, 3/4 x/2 का इंटू कर लेंगे ऊपर वाला ऊपर वाले से यानी 3x, और नीचे वाला नीचे वाले से 4 दूना 8, यानी कि ये आ जाएगा 3x/8। अब शेष तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या साफ साफ दे रखी है 9। तो यहां अपन लिख देंगे तालाब
तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या बराबर 9। तो बच्चों अपन ने तीनों प्रकार के हिरण निकाल लिए और कुल हिरण अपन को पता है x। यहाँ पे कुल हिरण कितने हैं, x है। तो इन तीनों प्रकार के जो हिरण हैं इनका अगर अपन टोटल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, कुल हिरणों के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये इसी के टुकड़े हैं तीनों। तो यहाँ पे अपन प्रश्नानुसार लगाएंगे, तो इन तीनों को जोड़ के अपन किसके बराबर रख सकते हैं, x के। तो x बटा 2 प्लस 3x बटे 8 प्लस 9 बराबर x, ऐसा इस समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, तो इधर ले आएंगे और 9 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए x बटा 2 प्लस 3x बटे 8 माइनस x इधर आ जाएगा, x वाले सभी पदों को इधर ले आएंगे और ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ अपन लगा सकते हैं 1 और एलसीएम ले लेंगे, 8 आएगा। 2 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 8 का देंगे 1 बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 1 का देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा बराबर -9। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो एक तरफ जुड़ेंगे, 4 और 3 7x माइनस 8x बटे 8 बराबर आ जाएगा -9। अब यहाँ पे प्लस का छोटा है और माइनस का बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आ रहा है, -8। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा और 1 को अपन x ही लिखेंगे, एक x को अपन क्या लिखेंगे, x बटे 8 बराबर -9। बच्चों जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे अपन करेंगे x बटे 8 बराबर 9 आ रहा है, x बटे 8 बराबर क्या आ रहा है, 9। अब प्लस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये भाग में इधर जाते गुणा में हो जाएगा, 8 नाम 72, यानी कि x बराबर आ जाएगा 9 इंटू 8, 9 8 72। x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। तो यहाँ पे कुल हिरण अपन ने x माना था और x का मान कितना आ गया, 72। तो हिरणों की संख्या हो जाएगी 72। तो यहाँ पर लिख देंगे झुंड में हिरणों की संख्या, अपन ने x मानी थी और x का मान 72 आ रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा 72। अच्छे से समझ में आया। अब अगला सवाल देखिए। तो बच्चों 90वां सवाल देखिए, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु की तुलना पौत्री की आयु से की जा रही है और वो कितनी गुनी है, उनकी आयु 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से कितनी अधिक है, 54 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले पहली लाइन देखिए, यहाँ पे दोनों की आयु ज्ञात करनी है अपन को। तो x किसको माने हैं, तो पौत्री की आयु को मानेंगे, क्योंकि पौत्री से तुलना की जा रही है दादाजी की आयु की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। माना कि पौत्री की आयु, माना कि पौत्री की आयु x वर्ष है। पौत्री की आयु अपन ने क्या मान ली, x वर्ष। इस हिसाब से दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, तो दादाजी की आयु हो जाएगी पौत्री से 10 गुनी, यानी कि 10x। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, जो दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से कितने वर्ष अधिक है, 54 वर्ष। अब मैं दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु घटा दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 54 के, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों का अंतर 54 आ रहा है और अपने हिसाब से अंतर आएगा 10x माइनस x। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लगा देंगे
10x माइनस एक्स बराबर 54। कोई दिक्कत? आगे देखिए, 10x में से x गया तो 9x बराबर 54। 9 गुणा में तो भाग में जाएगा, यानी 54/9। 9 एकम 9, 9 छिक्की 54, 6 बार जा रहा है। x का मान आ गया 6। ठीक है, x का मान 6 आ गया तो अपन दोनों की आयु आराम से निकाल सकते हैं। पौत्री की आयु तो x ही थी तो 6 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पौत्री की आयु 6 वर्ष जो कि x थी। दादाजी की आयु अपन ने मानी थी 10x, तो 10 × 6, x की जगह क्या रख देंगे 6, क्योंकि x का मान 6 है। इंटू करेंगे तो 60 वर्ष आ जाएगा और ये दोनों ही अपना आंसर होगा। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया। अब अगला सवाल। तो बच्चों 10वां सवाल देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन जो है उसके पुत्र से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु उस पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान सवाल है। वर्तमान आयु मानेंगे सबसे पहले, और किसकी मानेंगे? पुत्र की मानेंगे, क्योंकि पुत्र से तुलना की जा रही है अमन की। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी, तो अमन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 3x। ये वर्तमान हो गए। अब वो तुलना किससे कर रहा है? 10 वर्ष पहले की भी तुलना कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे इससे। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अब पहले की अगर निकालते हैं तो माइनस करते हैं, और आगे की अगर ये बाद की निकालते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे पहले की निकाली जा रही है तो 10 माइनस कर देंगे, यानी वो 10 वर्ष छोटा था वर्तमान से। तो वर्तमान x है तो उसमें से 10 कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले अमन की आयु हो जाएगी, अभी वर्तमान 3x है तो 10 वर्ष पहले हो जाएगी 3x माइनस 10। अब प्रश्नानुसार लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, पहले इन दोनों की 10 वर्ष पहले की आयु की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों की 10 वर्ष पहले की आयु को बराबर रखेंगे। तो यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ पुत्र की बराबर, यहाँ जगह रखनी है 3x माइनस 10। इधर पिता की लिख देते हैं। तो पिता बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 5 गुना बड़ा होगा। तो पिता की आयु तो वैसे ही ज़्यादा है, किससे? इससे। तो अपन जो कम वाला होता है उसको 5 से गुणा कर देते हैं, ज़्यादा वाले को नहीं, कम वाले को। तो इधर पुत्र की आयु को अपन किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, या फिर आप 5 का भाग दे सकते हो। बात एक ही है, पिता की आयु में कितने का भाग दे सकते हो? 5 का। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 5x माइनस 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 बराबर 3x माइनस 10 आ जाएगा। x वाले पदों को इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3x प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस 10 उधर ही रहेगा, 50 को उधर लेके जाएंगे माइनस के को, तो प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस का 40, प्लस 50 में से माइनस 10 गए तो 40। x बराबर आ जाएगा 40/2, 2 से काटेंगे 20 बार, x का मान आ जाएगा 20।
अब x का मान 20 आ गया तो अपन दोनों की आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी जो कि अपन ने x मानी थी, और x का मान कितना आ रहा है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। इसी तरह यहाँ लिखेंगे अमन की वर्तमान आयु, तो अमन की वर्तमान आयु अपन ने मानी थी 3x, तो यहाँ पे 3 × x की जगह 20 रख देंगे, तो 3 दूना 6 यानी कि 60 वर्ष। तो बच्चों ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। और अच्छे से समझ में आया, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।